तो जैसे कि हम जानते हैं कि फूरियर सीरीज का इस्तेमाल करके हम कई सारे ऐसे जियोमेट्रिकल फंक्शंस को इस फूरियर सीरीज के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक ऑर्डिनरी सा जियोमेट्रिकल फंक्शन है और अगर इस फंक्शन को आप एक पीरियड के ऊपर मतलब कि 2 पाई पीरियड के ऊपर रिपीटेडली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऐसे फंक्शन को आप फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो आपका फॉर्म है ना, वो फॉर्म 2 टाइम पाई जैसे पीरियड के ऊपर क्या होना चाहिए, पीरियोडिकली रिपीटेड होना चाहिए। तो ऐसे जियोमेट्रिकल फंक्शन को हम इसे फूरियर सीरीज का इस्तेमाल करके फूरियर सीरीज के फॉर्म में मतलब कि साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज के अलग अलग फेजेस के साथ उसका एडिशन करके हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फूरियर सीरीज के फॉर्म में अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का हमारा जो एक्शन है या फिर जो ये हमारा एम है वो किसके कारण है कि कई सारी ऐसी कंडीशंस होती है कि जिस कंडीशन में आपको कोई एक फंक्शन इनडिफाइंड मिलता है, मतलब कि वो फंक्शन कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू के पास क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर आप इसे फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। मतलब कि ये जो इसका इनडिफाइंड पोर्शन है वो इनडिफाइंड पोर्शन भी फूरियर सीरीज के अंदर क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, या फिर वो पोर्शन भी इसमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर वेव फंक्शन के बारे में कि अगर आपका ट्रायंगुलर वेव फंक्शन है और इसका जो जियोमेट्रिकल इक्वेशन है वो क्या है, मोड एक्स है। क्योंकि हम आगे इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये जियोमेट्रिकल इक्वेशन इसका मोड एक्स बनता है। तो हम इस ट्रायंगुलर वेव फंक्शन को फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ट्रायंगुलर वेव फंक्शन को फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इनसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जैसे ही अलग अलग जियोमेट्रिकल फंक्शन को फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास दो कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक कंसेप्ट है फूरियर साइन सीरीज का और दूसरा कंसेप्ट है फूरियर कोसाइन सीरीज का। चूंकि दोनों कंसेप्ट डिपेंड्स है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों लिंक रख देता हूँ कि जिसके ऊपर से आपको देखने में आसानी रहेगी कि क्या असल में ये कोसाइन सीरीज होती है और क्या ये साइन सीरीज होती है और किस तरह से इन दोनों सीरीजेस के ऊपर इवन और ऑड फंक्शन का इफेक्ट आता है। सो पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देखिए कि जिसके कारण आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम ये अलग अलग फंक्शन को मतलब कि इवन फंक्शन को और ऑड फंक्शन को अप्लाई करके किस तरह से हम साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। बाद में उन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको ये सभी ट्रायंगुलर फंक्शन या फिर चाहे स्क्वायर वेव हो, हाफ वेव हो या फिर फुल वेव हो, ये सभी जो अलग अलग जियोमेट्रिकल वेव्स है उन सभी वेव्स के बारे में आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ट्रायंगुलर वेव फंक्शन के एनालिसिस के बारे में जो कि हमें फूरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे क्या है, ट्रायंगुलर फंक्शन एनालिसिस। अब देखिए ट्रायंगुलर फंक्शन का जो शेप है वो शेप क्या है, तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर आपके लिए ट्रायंगुलर वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करती है। अब देखिए ट्रायंगुलर वेव फंक्शन इसे क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो एक पूरा का पूरा शेप प्रिपेयर होता है वो असल में एक ट्रायंगल के जैसा होता है। मतलब कि ये शार्पली विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये लिनियर पोर्शन में क्या होता है, इंक्रीज होता है। बाद में एक स्पेसिफिक पिक पॉइंट तक पहुंचने के बाद ये क्या होता है, शार्पली लिनियरली क्या होता है, डाउन आता है। तो देखिए इसमें एक वेव शेप के फॉर्मेट में जो यहाँ पे शेप है या फिर यू कहिए कि यहाँ पे जो एक रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, लिनियर रिलेशन है। वरना हम वेव शेप में जो रिलेशन देखते हैं वो अक्सर कैसा होता है, वो कुछ इस तरह से कर्वेचर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिलेशन आपका एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे आपको 0 से लेकर पाई तक में जो पोर्शन मिलता है वो क्या है, एक ट्रायंगल के जैसा पोर्शन मिलता है, जिसके कारण हमने इसे क्या बोला है, ट्रायंगुलर वेव फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे -पाई से लेकर 0 तक और बाद में यहाँ से 0 से लेकर पाई तक
ये जो दोनों पोर्शन है ना, इन दोनों पोर्शन में हमें जो ये शेप मिलता है वो शेप असल में क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप इतने पोर्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी मतलब कि कॉपी करके अगर आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो ये जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो रिजल्ट एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। मतलब कि ये जो दोनों पोर्शन है, दोनों जो वेव्स के हाफ हाफ पोर्शन से, वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। दूसरी बात ये देखिए कि इस राइट हैंड साइड डायरेक्शन में एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और इस लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब कि इतने पोर्शन में जो कोई भी आप एक्स की वैल्यू चूज करने वाले हैं वो असल में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब कि आपके पास चूज करने के लिए जो एक्स की वैल्यूज है, तो एक्स की वैल्यू को हम फंक्शन में क्या बोलते हैं, इनडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इनडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज आप अपनी जरूरत के मुताबिक क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास जो x की सभी वैल्यूज है वो x की वैल्यूज क्या है, वो x की वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन एक बात जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए वो क्या है कि यहाँ पे जो y की वैल्यूज है इन पॉजिटिव x और इन नेगेटिव x की रिस्पेक्ट में वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। मतलब कि आप चाहे फंक्शन में पॉजिटिव x अप्लाई कीजिए या फिर नेगेटिव x अप्लाई कीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा y के फॉर्मेट में वो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये बात हमें क्यों यहाँ से पता चल सकती है, क्योंकि हमारे पास ये जो वेव का शेप है ना, इस वेव के शेप में कोई भी नेगेटिव पोर्शन में कोई भी शेप यहाँ पे नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो कोई भी शेप्स ड्रॉ हुए हैं या फिर जो कोई भी साइकिल्स यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं वो सभी साइकिल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, थर्ड और फोर्थ में कुछ नहीं है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में जो वाई एक्सिस है ना वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे साइकिल का या फिर पूरी की पूरी फिगर का थोड़ा सा भी पोर्शन यहाँ पे नेगेटिव वाई में नहीं मिलता है। मतलब कि आपको जो वाई के रिस्पेक्ट में रिजल्ट मिलने वाला है वो सभी केसेस में क्या होगा, वो सभी केसेस में पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए अगर आप इस एक्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे वाई क्या मिलता है, पॉजिटिव। अगर आप इस एक्स के बारे में बात करते हैं जो कि नेगेटिव एक्स है, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको जो वाई मिलेगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि सभी एक्स के लिए चाहे फिर वो पॉजिटिव हो और चाहे फिर वो नेगेटिव हो, सभी सिचुएशन में आपको जो वाई का रिजल्ट मिलने वाला है वो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे वेव फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल कंडीशंस एज फॉलोइंग, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ट्रायंगुलर वेव फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर मैथमेटिकल कंडीशन में लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स। तो मोड एक्स का मतलब क्या है, तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में मोड एक्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव अप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1 का मोड क्या होता है, यहाँ पे होता है ये +1। तो ये मोड एक्स का जाहिर सा मतलब क्या है कि एक्स चाहे पॉजिटिव हो और एक्स चाहे नेगेटिव हो, लेकिन सभी सिचुएशन में जो इसका आंसर बन के आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव एक्स होना चाहिए। तो इसके कारण हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को अप्लाई करने के लिए हमने दोनों कंडीशंस यहाँ पे ओपनली इसे दी हुई है कि आप यहाँ पे x के इक्वल में नेगेटिव अप्लाई कर सकते हैं और इसी x के इक्वल में आप यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस x के कारण आपको यहाँ पे जो f ऑफ x का आंसर मिलेगा वो यहाँ पे क्या होगा, मोड ऑफ x, मतलब कि ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव x ही इसका आंसर बन के आएगा। तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड में जो सभी पॉजिटिव एक्स है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में लिख जाने के कारण क्या होंगे, यहाँ पे ये सभी पॉजिटिव एक्स इस इक्वेशन में रिजल्ट क्या देने वाले हैं, पॉजिटिव देने वाले हैं, और यहाँ पे ये सभी नेगेटिव एक्स इसी इक्वेशन में हमें आंसर क्या देने वाले हैं, पॉजिटिव देने वाले हैं। क्योंकि मोड के बाहर जैसे ही ये वैल्यू निकल के आती है तो ये क्या बन जाती है, ये यहाँ पे बन जाती है पॉजिटिव।
तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन जो है वो इक्वेशन माइनस पाई से लेकर पाई तक के पीरियड में क्या है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसे माइनस पाई से लेकर जीरो तक और जीरो से लेकर पाई तक, मतलब कि इस पूरे के पूरे पीरियड को अगर मैं दो सब डिविजन्स में डिवाइड करता हूं, तो ये पहला सब डिवीजन और ये दूसरा सब डिवीजन, तो ये जो पहला सब डिवीजन है वो क्या है, नेगेटिव सब डिवीजन है, और ये जो दूसरा सब डिवीजन है वो क्या है, पॉजिटिव सब डिवीजन है। तो इन दोनों सब डिवीजन में अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स के इक्वेशन को लिखने की कोशिश करता हूं, तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। एक में आंसर बनेगा नेगेटिव एक्स, दूसरे में आंसर बनेगा पॉजिटिव एक्स। देखिए, मैं आंसर से मेरा मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि इसकी फाइनल वैल्यू यहां पे पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स आएगी, लेकिन मैं ये जो आंसर के बारे में बात कर रहा हूं वो आंसर ये है कि मुझे एफ ऑफ एक्स के इक्वल में क्या लिखना चाहिए। अब देखिए, मैं इस नेगेटिव पोर्शन के बारे में बात करता हूं, तो नेगेटिव पोर्शन में मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स लिखा है। क्यों नेगेटिव एक्स लिखा है, अब सोचिए, यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स है। तो देखिए, ये जो इसका क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है, नेगेटिव पाई से लेकर जीरो तक का इसका क्राइटेरिया है। तो इस नेगेटिव पाई से लेकर जीरो तक के क्राइटेरिया में एक्स की जो कोई भी वैल्यू होने वाली है वो वैल्यू क्या होगी, वो यहां पे नेगेटिव होगी। तो इसके कारण क्या होगा, अब देखिए, इक्वेशन में रिप्रेजेंट होने वाली ये नेगेटिव साइन हमारे पास कुछ इसी तरह से रहेगी। अब मैं यहां पे इस x की वैल्यू को चूज करके लिखने की कोशिश करता हूं, तो ये जो x की वैल्यू है वो कहां से चूज होने वाली है, वो यहां पे इस क्राइटेरिया में से चूज होने वाली है। तो इस क्राइटेरिया में x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कंसीडर कीजिए कि मैंने यहां पे -2 लिखा है, क्योंकि यहां पे इस क्राइटेरिया में जो कोई भी x होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे x मेरा क्या है, -2। तो इसका कारण क्या बनेगा, नेगेटिव और नेगेटिव ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये रिजल्ट में बन जाएंगे +2। तो देखिए, मुझे रिजल्ट मिला है +2। तो इसके कारण ये जो मेरा एक स्पेसिफिक एम है या फिर जो मेरी ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ऑलवेज आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे भी मैंने जैसे ही मोड एक्स को यहाँ से दूर किया, तो मैंने क्या किया, दो अलग अलग सब डिवीजन में इस फंक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसके कारण नेगेटिव पीरियड में जो मेरा फंक्शन बनता है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स। तो इसके कारण क्या होगा, इस इक्वेशन की नेगेटिव साइन और यहाँ पे एक्स को चूज करने के कारण जो हमें नेगेटिव एक्स मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट में प्लस हो जाएंगे। तो इसके कारण मुझे इस नेगेटिव पोर्शन में भी, मतलब कि इस -पाई से लेकर जीरो तक के सब डिवीजन में भी आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कुछ इसी तरह से जीरो से लेकर पाई तक, मतलब कि दूसरे सब डिवीजन में, तो जाहिर है कि ये जो दूसरा सब डिवीजन है वो तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसके कारण आपको यहाँ पे डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे x अप्लाई करने वाला हूँ तो ये x तो पॉजिटिव ही होगा, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों फंक्शंस के क्राइटेरिया को हमने क्या किया है, अलग अलग सब डिविजन्स के साथ लिखने की कोशिश की है। तो इनसे हमें एक जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या है कि यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में आपकी y की वैल्यू, y से मेरा मतलब क्या है, f ऑफ x का रिजल्ट, इसकी वैल्यू कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होती है। चाहे फिर आप x पॉजिटिव अप्लाई कीजिए या फिर चाहे आप x को नेगेटिव अप्लाई कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट में हमें मिलता है कि ये जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन असल में क्या है, इवन फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शन इवन है तो इसके कारण हमें जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज क्या मिलेगी, वो सीरीज हमें यहाँ पे कोसाइन सीरीज मिलेगी, क्योंकि कोसाइन सीरीज तभी मिलती है जब हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। तो इवन फंक्शन होने के कारण हमें रिजल्ट में जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज क्या मिलेगी, कोसाइन सीरीज मिलेगी। वी विल फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ फूरियर सीरीज, मतलब कि हम इस कंडीशन में
एफ ऑफ एक्स फंक्शन को इवन कंसिडर करके हम क्या करने वाले हैं, अब हम फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास एक रिजल्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है कि इसके कारण हमें जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज क्या होगी, वो यहाँ पे कोसाइन सीरीज होगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर हमें कोसाइन सीरीज एज अ रिजल्ट मिलने वाली है तो इसके कारण हमें कौन कौन से कोएफिशिएंट फाइनल इक्वेशन में मिलेंगे और कौन से कोएफिशिएंट फाइनल इक्वेशन में से निग्लेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आगे बोला था, दिस फंक्शन इज इवन, हेंस द सीरीज विल बी लाइक कोसाइन सीरीज। मतलब कि ये हमारे जो रिजल्ट में मिलने वाली सीरीज है वो क्या है, कोसाइन सीरीज है। तो इसके कारण क्या होगा, हमें दो अलग अलग कोएफिशिएंट फाइनल रिजल्ट में मिलेंगे और वो दो कोएफिशिएंट कौन से वाले हैं, ए नोट और ए एन। तो ये जो दोनों कोएफिशिएंट है ए नोट और ए एन वो हमें फाइनल रिजल्ट में मिलेंगे। लेकिन इन दिस केस कोएफिशिएंट बी एन विल बी 0, क्योंकि ये जो बी एन कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे ओड और इवन दोनों फंक्शंस के कॉम्बिनेशन के कारण मिलता है, जिसके कारण हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इवन होने के कारण और साइन कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। तो इवन और ओड का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ओड होता है। और इसके कारण इस ओड फंक्शन के ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे पीरियोडिक लिमिट इस्तेमाल करते हैं तो इसका आंसर क्या बन जाता है, 0, जिसके कारण हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन इवन होने के कारण ये जो हमारा बी एन कोफिशिएंट है ना वो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0। जबकि ए नोट और ए एन दोनों कोफिशिएंट हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, फाइनल इक्वेशन में एज अ आंसर हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सभी कोफिशिएंट्स के इक्वेशन को लिखते हैं और बाद में जैसे ही हमें यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दी गई है उसके ऊपर हम इन तीनों कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ए नोट कोफिशिएंट क्या है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये हमारा ए एन कोफिशिएंट क्या है, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एम एक्स, या फिर यू कहिए कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। फिर ये हमारा लास्ट कोफिशिएंट बी एन, ये क्या है, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एम एक्स या फिर साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो चलिए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ए नोट और ए एन को, और बी एन क्या है, यहाँ पे ये 0 है। तो हमारा पहला कोएफिशिएंट क्या है, पहला कोएफिशिएंट है ए नोट। तो ए नोट का इक्वेशन क्या है, ये है हमारा ए नोट का बेसिक इक्वेशन, ए नोट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को अप्लाई करना है। अब देखिए दोनों पीरियोडिक सिचुएशन में, मतलब कि -पाई से लेकर 0 तक और 0 से लेकर पाई तक, दोनों में ये जो हमारा फंक्शन है वो असल में क्या है, एक्स है। लेकिन यहां पे हमने जो नेगेटिव साइन अप्लाई की है ना, वो किसके कारण अप्लाई की है, वो हमने यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्ट है इस रिजल्ट को पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए हमने इसे यहाँ पे अप्लाई की है। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई करने वाले हैं, एक्स अप्लाई करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी की पूरी पीरियोडिक लिमिट को इस्तेमाल करते हैं -पाई से लेकर पाई तक। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया को यहाँ पे चूज किया होता तो हमें क्या करना पड़ता, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन हमने यहाँ पे पूरी की पूरी लिमिट को क्या कंसीडर किया है, -पाई से लेकर पाई तक। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पे एक्स का इस्तेमाल करते हैं। और हम जैसे कि जानते हैं कि पहले हमने पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन में ये बात अच्छी तरह से सीख ली है कि ये हमारे पूरे के पूरे जियोमेट्रिकल सिचुएशन में हमें जो y मिलता है वो क्या है, पॉजिटिव है, जिसके कारण हमारा फंक्शन क्या है, इवन है। और जैसे ही फंक्शन इवन होता है तो आप इस नेगेटिव पाई से लेकर पॉजिटिव पाई की लिमिट को आप हाफ सिचुएशन में लिख सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे हाफ पीरियोडिक लिमिट को 0 से लेकर पाई तक लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को आप 2 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -पाई से लेकर पाई तक की लिमिट को अगर इवन फंक्शन है तो आपको क्या करना है, 0 से लेकर पाई तक लिख देना है और इसे आगे किन से मल्टीप्लाई करना है,
2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए इस नेगेटिव पाई से लेकर पाई तक की इस लिमिटेशन को हमने यहाँ पे 0 से पाई तक लिख दिया और 2 से इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और जो हमारा एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन था वो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक्स। अब देखिए ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ओवर पाई। और अब हम करेंगे इस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। तो ये है हमारा इक्वेशन कि जिसमें हमने 2 को कैंसिल कर दिया है। अब हम इस इक्वेशन में इस पोर्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के ऊपर पावर क्या है, 1। तो इंटीग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग्स में 1 में हमें क्या ऐड करना है, 1। और ये जो पूरा का पूरा पावर बन के आएगा इसे हमें क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में। तो क्या बनेगा, x के ऊपर 1 + 1 विल बी 2 और डिवीजन में क्या आएगा, 2। तो एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स डीएक्स का आंसर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर बाई 2 और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर पाई तक की। तो इस इक्वेशन में जहां पे भी आपको x देखने को मिलेगा वहां पे आप क्या लिखेंगे, एक बार पाई फिर बाद में 0। तो पहले आएगी अपर लिमिट, तो ये क्या बनेगा, पाई स्क्वेयर बाई 2। बाद में क्या आएगी, लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट क्या है, 0। तो यहां पे क्या आएगा, 0 स्क्वेयर बाई 2। सो आंसर विल बी a नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई इंटू द ब्रैकेट पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार पाई को हम कैंसिल कर देते हैं तो आंसर क्या बचेगा, पाई बाई 2। तो यहां पे जो हमारा पहला कोएफिशिएंट बन के आता है a नॉट, वो क्या है, पाई बाई 2। अब हमारे पास ये पहला कोएफिशिएंट तो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कोएफिशिएंट मतलब कि ए एन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहां पे फाइंड आउट करते हैं दूसरे कोएफिशिएंट को, वो क्या है, ए एन। तो ए एन का इक्वेशन क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। अब हमारे पास ये दोनों क्राइटेरिया तो है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इन दोनों क्राइटेरिया के बारे में फिर से आपको रिपीट करके बताना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक्स, क्योंकि हमारा बेसिक फंक्शन वही है। और दूसरी बात कि एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, कोस ऑफ एन एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। तो दो इवन फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो असल में आपको क्या मिलता है, इवन फंक्शन ही मिलता है। तो इसके कारण ये x इंटू कोस ऑफ एन एक्स, ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो इसके कारण हम इवन फंक्शन होने के कारण इस पीरियोडिक लिमिट को 0 से लेकर पाई तक लिख सकते हैं और आगे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में f ऑफ x की वैल्यू अप्लाई करने के बाद और इस लिमिटेशन को हम यहाँ पे 0 से पाई तक बाउंड करने के बाद हम ये इक्वेशन को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में x भी एक वेरिएबल फंक्शन है और कोस ऑफ एन एक्स भी क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होने के कारण हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे u को पहले कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और क्या करेंगे, v का इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे लिमिट है 0 से पाई तक की, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, 0 से पाई तक की। मतलब कि ये पहला फंक्शन आपका यहाँ पे क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। दूसरे फंक्शन का आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन। और लिमिट कहाँ पे अप्लाई करनी है, इन दोनों फंक्शन के बाद यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक की लिमिट को अप्लाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम x को क्या कंसीडर करते हैं, u एज अ कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे x कांस्टेंट है, फिर क्या है, कोस ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब कि हमें कोस ऑफ एन एक्स को क्या कंसीडर करना है, v कंसीडर करना है। तो ये क्या बनेगा, देखिए v का यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, तो इस इक्वेशन में भी यहाँ पे हमने कोस ऑफ एन एक्स का क्या किया है, इंटीग्रेशन। और लिमिट कहाँ पे अप्लाई की है, ब्रैकेट के बाहर 0 से लेकर पाई तक की। फिर देखिए दूसरा पोर्शन किस तरह से प्रिपेयर होता है। दूसरे पोर्शन में हमें क्या करना है, देखिए दूसरे पोर्शन में हमें, अब देखिए यहाँ पे फिर से लिमिट है 0 से लेकर पाई तक की। अब हम क्या करेंगे, जिस u को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया था उस u का हम यहाँ पे du बाई
dx, मतलब कि डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं। फिर क्या करेंगे, इस v का फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। मतलब कि अब क्या करना है, जो पहले u को हमने यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर किया था, उस u का हमें क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, और v का फिर से यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन। फिर इस ब्रैकेट के पूरे टर्म के ऊपर हमें क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन, और लिमिट हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। मतलब कि इस सेकेंड पार्ट में आपके पास दो टाइम क्या आएगा, इंटीग्रेशन का टर्म यहाँ पे बन के आएगा। एक इंटीग्रेशन का टर्म अंदर की साइड और दूसरा इंटीग्रेशन का टर्म पूरे के पूरे टर्म के साथ, और यहाँ पे आपको क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। सो यहाँ पे हमने 0 से पाई तक की लिमिट अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन की साइन भी अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट तो लिखनी ही पड़ेगी कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। तो देखिए, जिस u को हमने यहाँ पे एज अ एक्स कॉन्स्टेंट कंसिडर किया था, उस u का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पे dx बाई dx, मतलब कि यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन है। फिर क्या है, वही v का, तो v को हमने क्या कंसीडर किया था, cos ऑफ nx, वही cos ऑफ nx का आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखना है, वो हमने लिख दिया है। फिर क्या करना है, इस पूरे के पूरे टर्म के ऊपर आपको इंटीग्रेशन लगाना है, और लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई तक की, और रिस्पेक्ट क्या है, dx। लेकिन इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या आना चाहिए, माइनस। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, माइनस। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन के रूल को अप्लाई किया, और मल्टीप्लिकेशन के रूल को अप्लाई करते हुए आपको क्या मिला है, इस टर्म के ऊपर आपको यहाँ पे x कांस्टेंट cos ऑफ nx का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे लिमिटेशन, बाद में क्या, माइनस की साइन, जो u यहाँ पे कांस्टेंट था इसका डिफरेंशिएशन, और इस cos ऑफ nx का फिर से यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन, और इस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आपने फिर से लिमिट के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई किया और रिस्पेक्ट। सो यहाँ पे हमने इस पूरे के पूरे इक्वेशन का इंटीग्रेशन हमने अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करेंगे। जो प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना चाहिए था वो प्रिंसिपल तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो कोई भी मैथमेटिकल सिचुएशन में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देने के लिए मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए, उन सभी मेथड को ही यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए 2/पाई ये यहाँ पे एज इट इज कांस्टेंट आखिर तक चलने वाले हैं। अब देखिए cos ऑफ nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos ऑफ nx का इंटीग्रेशन होता है sin ऑफ nx। लेकिन जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर x के साथ कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाइड है तो आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे cos ऑफ nx में x का रिस्पेक्ट में क्या होना है, इंटीग्रेशन, लेकिन n क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो इस n को हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। सो हमने यहाँ पे cos ऑफ nx का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे भी cos ऑफ nx का इंटीग्रेशन हमने वही लिख दिया है, sin ऑफ nx अपॉन n। लेकिन ये जो आपका dx अपॉन x, मतलब कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बनेगा 1, क्योंकि dx अपॉन dx कैंसिल आउट होके क्या बन जाता है 1। तो कुछ इस तरह से हमने dx ओवर dx का जो डिफरेंशिएशन है, मतलब कि ये जो इसका रिजल्ट है वो क्या है 1, और यहाँ पे cos ऑफ nx का इंटीग्रेशन ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी हम यहाँ पे इस टर्म में कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब वक्त आएगा तब दोनों में एक ही साथ में हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस 1 का तो कोई मतलब अब रहता नहीं है, तो हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर के n को हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, क्योंकि n असल में यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो हमने क्या किया, x इंटू साइन ऑफ nx अपॉन n, यहाँ पे लिमिट को अभी अप्लाई नहीं किया है, टर्म को एज इट इज रखा है, और यहाँ पे 1 ओवर n को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, बाहर ले लिया है। तो फिर से अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन ऑफ nx dx। अब हमें इस लास्ट टर्म का इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा, इस रिजल्ट में हमें क्या करना है, लिमिटेशन को अप्लाई करके फाइनल जो हमारा फूरियर का टर्म है, इस फूरियर के टर्म में हमें इस an कोएफिशिएंट की वैल्यू को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो फिर से रिकॉल कर लीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने f ऑफ x की वैल्यू को अप्लाई किया, लिमिट को हमने हाफ कर दिया,
2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूल को अप्लाई किया जिसके मुताबिक हमें ये इक्वेशन मिला है। और इस इक्वेशन में हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल का इस्तेमाल किया और इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, जिसके कारण हमें यहाँ पे आखिर में ये टर्म मिली है। अब हमें इस लास्ट इंटीग्रेशन को यहाँ पे कंप्लीट करके फाइनल जो हमारा ए एन का इक्वेशन बन के आता है, इसे हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रीवियस इक्वेशन है वो क्या था, प्रीवियस इक्वेशन में हमने यहाँ पे पहले टर्म का इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया था, लेकिन इस आखिर के टर्म में एक साइन ऑफ nx का इंटीग्रेशन अभी बाकी है। तो क्या होता है साइन ऑफ nx का इंटीग्रेशन, साइन ऑफ nx का डिफरेंशिएशन होता है कोस ऑफ nx, लेकिन साइन ऑफ nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ऑफ nx। और जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है कि अगर वेरिएबल के साथ कोई एक टर्म एज अ मल्टीप्लायर होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे एज अ डिनोमिनेटर लिखना पड़ता है। तो हमने क्या किया, अभी इस पूरे के पूरे टर्म को हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया है, यहाँ पे अभी तक हमने इसे लिमिटेशन अप्लाई नहीं की है। तो देखिए साइन ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ऑफ एन एक्स ओवर एन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को और इस नेगेटिव साइन को दोनों को एक दूसरे के साथ कलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। और ये जो हमारा डिनोमिनेटर का n है, इस n को और इस n को, दोनों n को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके 1/n² कुछ इस तरह से लिख देते हैं, जिसके कारण हमें इस पूरे के पूरे इक्वेशन में लिमिट अप्लाई करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी और कोई भी साइन के साथ मिस्टेक्स प्रिपेयर नहीं होंगी। तो देखिए 2/π और यहाँ पे भी 2/π, यह है x इंटू साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन, यहाँ पे भी x इंटू साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन, और यहाँ पे दोनों में लिमिटेशन क्या है, 0 से लेकर पाई तक की। इस दोनों नेगेटिव को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर के n को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, n²। तो फिर हम यहाँ पे कोस ऑफ एन एक्स के ऊपर 0 से लेकर पाई तक की लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो चलिए इस पूरे के पूरे इक्वेशन में इन दोनों टर्म में हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस टर्म में लिमिट अप्लाई करने के लिए हम पहले पाई को इस x के रिप्लेसमेंट में और यहाँ पे इस x के रिप्लेसमेंट में अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, पाई इंटू साइन ऑफ n टाइम पाई माइनस फिर क्या आएगा 0, तो 0 इंटू साइन ऑफ n टाइम 0, तो ये क्या बनेगा 0 इंटू साइन ऑफ 0, और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या रहेगा n। फिर यहाँ पे देखिए 1/n² कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ n टाइम x, x के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा पाई, और दूसरी बार क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हो जाती है ये दूसरे टर्म की लिमिट 1/n² इंटू द ब्रैकेट कोस ऑफ n टाइम पाई माइनस कोस ऑफ 0। बाद में देखिए साइन ऑफ n टाइम पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0, क्योंकि साइन ऑफ n टाइम पाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर दोनों साइड में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। तो इसके कारण क्या होगा, x यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव, लेकिन y कोऑर्डिनेट दोनों में क्या है 0। तो इसके कारण आपको साइन ऑफ n टाइम पाई ऑलवेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और साइन 0 तो वैसे भी जाहिर है कि 0 होना है। फिर दूसरी बात 1/n², तो 1/n²। देखिए कोस ऑफ 0, तो कोस ऑफ 0 क्या होता है, +1, तो इसके कारण कोस ऑफ 0 को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, +1। अब देखिए इस पूरे के पूरे इक्वेशन में ये तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, निग्लेक्ट। तो यहाँ पे क्या बचता है, an इज इक्वल्स टू 2/π इंटू द ब्रैकेट 1/n² इंटू द ब्रैकेट कोस ऑफ n टाइम पाई माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा an का जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या है, 2/π इंटू द ब्रैकेट कोस ऑफ n टाइम पाई माइनस 1/n²। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू हम क्या अप्लाई करेंगे, तो हमें an की वैल्यू क्या मिलेगी ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ओड और इवन की सिचुएशन में जो कोस ऑफ n टाइम पाई की वैल्यू है वो क्या मिलती है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो आगे हम ये चेक करते हैं कि कोस ऑफ n टाइम पाई की वैल्यू ओड कंडीशन में क्या होती है और इवन कंडीशन में क्या होती है। तो देखिए हमारा an का इक्वेशन क्या था, an का इक्वेशन था an इज इक्वल्स टू 2/π इंटू द ब्रैकेट कोस ऑफ n पाई माइनस 1 अपॉन n²। अब देखिए इन दिस इक्वेशन वी विल टेक 2 केसेस। पहला केस क्या है, केस 1, इफ n इज इवन वैल्यू, मतलब कि n अगर आपका इवन होता है
तो एन अगर इवन होता है तो इफेक्ट कहाँ पे होती है, कोस ऑफ एन टाइम पाई के ऊपर। तो देखिए पूरे के पूरे यूनिट सर्कल में अगर एन इवन होता है तो इवन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये जो इसका पॉइंट है वो यहाँ पे लोकेट होगा, सॉरी ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट होगा, इस राइट हैंड साइड में लोकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 0 × पाई या फिर 2 टाइम पाई या फिर 4 टाइम पाई या फिर 6 टाइम पाई। और यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में कौन सी वैल्यू आती है, ओड वैल्यूज आती है, 1 टाइम पाई, 3 टाइम पाई, 5 टाइम पाई। तो यहाँ पे अगर आपके पास एन ओड होता है तो इस इक्वेशन में क्या होगा, एन ओड होने के कारण आपको यहाँ पे कोस ऑफ 1 पाई, कोस ऑफ 3 पाई, कोस ऑफ 5 पाई कुछ इस तरह से आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में कोस ऑफ एन टाइम पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। मतलब कि ये ओड नंबर्स की केस में ये आपको आंसर मिलता है, जबकि इवन नंबर के केस में आपको यहाँ पे जो कोस ऑफ एन टाइम पाई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, +1। तो अब हमारे पास यहाँ पे दोनों केसेस है, ओड वैल्यू का और इवन वैल्यू का। तो जैसे मैंने यूनिट सर्कल में बोला कि इवन वैल्यू में मतलब कि यहाँ पे यूनिट सर्कल में राइट हैंड साइड में आपको जो एन मिलता है, सॉरी कोस ऑफ एन टाइम पाई की जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे प्लस होगी। मतलब कि ये पहला टर्म क्या होगा, +1, बाद में क्या है -1, तो +1 और -1 क्या होंगे, 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि इवन कंडीशन में ये आपका इक्वेशन ए एन कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो अब बचता है क्या, ओड वैल्यू। तो देखिए केस नंबर 2, तो इसमें क्या है, एन इज ओड वैल्यू। तो देखिए ओड सिचुएशन में क्या है, ओड मतलब कि हमारे यूनिट सर्कल में ये लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन कि जहां पे आपको कोस ऑफ एन टाइम पाई का रिजल्ट क्या मिलता है, -1। तो देखिए इस इक्वेशन में कोस ऑफ एन टाइम पाई ये क्या है, -1 माइनस ये 1 तो यहाँ पे है ही, तो इसका आंसर क्या बनेगा, -2। मतलब कि ये क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो इसके कारण आपको केस नंबर 2 के फॉर्म में मतलब कि ओड वैल्यू जब आप यहाँ पे एन के रिप्लेसमेंट में अप्लाई करते हैं तो आंसर आपको क्या मिलता है, नॉन जीरो, और वो क्या है, -2। तो देखिए इस इक्वेशन में हम -2 को किस तरह से लिख सकते हैं, केस नंबर 2 एन इज ओड वैल्यू। तो यहाँ पे हमने दोनों में -1 विल बी -2, फाइनल रिजल्ट क्या बनता है, -4/पाई × n²। तो इसके कारण यहाँ पे एक रिजल्ट कंफर्म होता है, और वो रिजल्ट क्या कंफर्म होता है कि ये जो आपका ए एन कोफिशिएंट है वो असल में केस नंबर 2 में मतलब कि जैसे ही आपके इक्वेशन में ओड वैल्यूज आती है तो आपका ए एन कोफिशिएंट आपको वहां पे मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे इवन वैल्यूज आती है तो ए एन कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0। मतलब कि फाइनल फूरियर सीरीज जो कोई भी डिफाइन होगी उसमें एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओड, वरना क्या होगा, ए एन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हेंस द कोफिशिएंट एन विल बी डिफाइंड इन द केस ऑफ ओड वैल्यू ओनली। मतलब कि आपका जो ए एन कोफिशिएंट है वो ओनली कौन सी सिचुएशन में डिफाइन होता है, ओड वैल्यू ऑफ एन। तो देखिए फूरियर सीरीज का इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट ए एन कोस ऑफ एन एक्स, और फिर क्या है, सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन ऑफ एन एक्स। और जैसे कि हमने आगे बोला था कि बी एन कोफिशिएंट यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन होने के कारण आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ पे बी एन क्या है, 0 है। दूसरी बात कि ये जो आपका ए एन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में डिफाइन होता है, ओड वैल्यू में डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट की बजाय क्या अप्लाई किया, एन शुड बी ओनली ओड, और जहां तक आप इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। और वहां पे उस ए एन का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -4/पाई × n²। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओड वैल्यू को हमें अप्लाई करना है किसमें, कोस ऑफ एन एक्स के साथ। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा टर्म बनेगा उसे हम आगे एक्सपांड करेंगे। लेकिन ये हमारा ए नोट क्या था, ए नोट हमारा था π/2 जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट किया था। तो ये है हमारा ए नोट जो कि क्या है, π/2। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट क्या है, π/2। अब देखिए इसमें -4/π, ये तो कोई n के ऊपर डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, -4/π को हम यहाँ पे पूरे के पूरे ब्रैकेट में से बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, -4/π, इसे हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। फिर क्या करेंगे, cos ऑफ n टाइम x अपॉन n स्क्वायर, मतलब कि हम यहाँ पे ओड वैल्यूज को n के इक्वल में अप्लाई करेंगे। तो पहले हम n के इक्वल में 1, फिर n के इक्वल में 3, फिर n के इक्वल में 5। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे cos ऑफ n टाइम x में n के इक्वल में 1 अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है, cos ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर, मतलब कि cos ऑफ x अपॉन 1 स्क्वायर। फिर बाद में n इज इक्वल्स टू 3, तो cos ऑफ 3 टाइम x ओवर 3 स्क्वायर। फिर बाद में n इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या है, cos ऑफ 5 टाइम x ओवर 5 स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे पहले फंक्शन को क्या किया, एनालिसिस किया। बाद में हमने देखा कि ये ओड है या फिर इवन है। फिर ओड और इवन की डेफिनेशन को अप्लाई करके हमने ये फाइनल आउट किया कि यहाँ पे कौन से कोएफिशिएंट हमें रिजल्ट में मिल सकते हैं। फिर हमने उन कोएफिशिएंट को यहाँ पे फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद हमें जैसे ही ज़रूरत पड़ी तो हमने n की वैल्यू का ओड और इवन का कंडीशन चेकआउट किया, और बाद में फूरियर सीरीज के इक्वेशन में हमने जो कोएफिशिएंट फाइंड आउट किए थे उनकी वैल्यूज़ को क्या किया, अप्लाई किया। तो ये जो आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन था या फिर ट्राइंगुलर फंक्शन था, सॉरी इसे आप ट्राइगोनोमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं, तो ये जो हमारा ट्राइंगुलर वेव फंक्शन था, इस ट्राइंगुलर वेव फंक्शन का ऑर्डिनरी जियोमेट्रिकल फॉर्म क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स। लेकिन अगर आप इसका फूरियर फॉर्म लिखना चाहे तो ये क्या है, ये है इसका फूरियर फॉर्म, जो कि कुछ इस तरह से कोसाइन सीरीज को अप्लाई करके, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगुलर वेव फॉर्म है, ये ट्राइंगुलर वेव फॉर्म किस तरह से है, कोसाइन सीरीज के साथ यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेन होता है। क्योंकि इस फाइनल इक्वेशन में कहीं पे भी आपको साइन सीरीज का इक्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म देखने को मिलता है, वो क्या है, कोसाइन सीरीज का। सो आई होप कि यहाँ पे आपको इस ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के बारे में जो कोई भी ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था, वो डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर का ये जो लेक्चर नोट है, इस लेक्चर नोट को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ इसी तरह से अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिपेंडेंट सभी लेक्चर नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।